जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीआरसी, वेलकम टू पीआरसी 2, वेलकम टू क्यूएबी क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस। मेरे सामने बहुत सारे नेक लोग बैठे हैं, बहुत सारे नेक लोग इस टाइम ऑनलाइन में ही बात सुन रहे हैं। मेरी एक बुरी आदत है कि अगर सामने फिजिकल लोग बैठे भी हों तो मेरा सारा फोकस कैमरे की तरफ होता है, तो जो सामने बैठे हों प्लीज़ इस बात को बुरा ना मनाएं। हमने करना क्या है, हमने बात करनी है पीआरसी 2 की। वैसे तो ओरिएंटेशन थोड़ी सी होती है, आज हम पढ़ाई भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं ओरिएंटेशन से। एक ओवरऑल ओरिएंटेशन आपने कल जो है वो आपको प्रिंसिपल साहब ने प्रोवाइड की, आपको, आपके पेरेंट्स को, कि ओवरऑल सीए क्या होता है, एआई के आने से सीए के ऊपर क्या चेंजेस वगैरह आएंगी, सीए में आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सारा कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया है। मैं वही सारी बातें स्टार्ट कर दूंगा तो आप लोग भी बोर होंगे, तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाना है उसकी तरफ। पीआरसी 2 में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो लेट्स स्टार्ट विद। आपके माइंड में सबसे पहला सवाल आ रहा होगा कि यार ये क्यूएबी ये होता क्या है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज क्यूएबी? अगर आपको आसान सा जवाब चाहिए, एक लाइन का जवाब चाहिए, तो क्यूएबी इज मैथ्स एंड स्टैट्स। मैथ्स क्या होता है, क्लास 1 से, बल्कि नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, 1+1 मैथ्स होता है, 2+2, 1-1, इस तरह की प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाली बातें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बल्कि थोड़ा सा क्लास 5-6 में जाके एक बड़ी खतरनाक सी चीज़ पड़ी होगी, अलजबरा। टेंशन नहीं लेनी, यहाँ भी अलजबरा है लेकिन बहुत आसान वाला है, वो मुश्किल वाला नहीं है। अच्छा, और अगर किसी का दिल नहीं भरता, कोई कहता है यार इतना आसान आंसर अली शायद ने पूरी जो है वो क्यूएबी 2 लफ्जों में बंद कर दिया, तो ज़रा ज़्यादा डिटेल में जाते हैं। क्यूएबी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस। क्वांटिटेटिव, ये आप में से ज़्यादातर लोग ये वर्ड पहली दफ़ा सुन रहे होंगे, तो वर्ड क्वांटिटेटिव के ऊपर गौर फिक्र करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च मीन्स वो वाली रिसर्च जिसके अंदर आप नंबरों के ऊपर गौर फिक्र कर रहे होते हैं। नंबरों से मेरी क्या मुराद है, एक बड़ी आसान सी एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि आपका कोई दोस्त आपसे कहता है कि मुझे थोड़ा सारा बुखार है, थोड़ा सारा बुखार है, ठीक है, आपने कहा यार गेट वेल सून। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त आपसे कहता है कि मुझे 103.9 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार है, तो आप उसे घसीट के हॉस्पिटल ले जाएंगे, आप कहेंगे यार 104 पे बंदा मर जाता है। तो एक तरफ हमने बात की थोड़ा सारा, ज़्यादा सारा, अ लिटिल बिट, अ लॉट ऑफ बिट, बट ऑन द अदर हैंड जहां हमने नंबरों को बीच में इन्वॉल्व कर लिया, हमने कहा कि अब हम क्वांटिटेटिव बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट का नाम ही है क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस। हमने आगे बिजनेस या तो खुद करना है या बड़े बड़े बिजनेसमैनों का सहारा बनना है, उनका सीएफओ या उनका सीईओ बनना है, या उनकी कंपनी में जाके डायरेक्टर्स बनना है, तो हमें बिजनेस के बारे में कुछ क्वांटिफिकेटिव चीज़ें आनी चाहिए। ये मैंने ज़बरदस्ती वर्ड क्वांटिटेटिव को तोड़ मड़ोड़ के एक चीज़ बना दी क्वांटिटेटिव। पॉइंट इज़ कि हर वो चीज़ जहां नंबर्स इन्वॉल्व हैं वहाँ एक तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इन्वॉल्व होगा। तो आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने तो बड़ी हैवी किस्म की कैलकुलेशंस करनी है, उसके लिए पूरा कैफ भी पढ़ा है, उसके लिए सीफैप भी पढ़ा है। तो पीआरसी लेवल पे आपको बड़ी बेसिक जो है वो कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, जो कि बड़ी मज़े की बात है। एंड तक जाएंगी सीफैप 4 में भी इंशाल्लाह बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम इस सब्जेक्ट में पढ़ लेंगे, विच इज कॉल्ड पीआरसी 2। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी और आपको पता भी चलेगा। आप बैठे होंगे सीफैप में, मैं को बहुत उल्टी सीधी बातें तो नहीं कर रहा है। सीफैप क्या होता है? कैफ होता है? अच्छा चलें, एक दफ़ा मैं थोड़ा सा गो थ्रू कर देता हूँ। आप लोग इस टाइम जिस लेवल पे पाए जा रहे हैं, लेवल 1, इसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू जो लेटेस्ट स्कीम। किसी ज़माने में 4 हुआ करते थे, किसी ज़माने में 5 हुआ करते थे, पुरानी बातें अब आपसे रेलिवेंट नहीं है। आजकल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक ये रहा, एक रहा आपकी अकाउंटिंग, और एक है जो अभी 10-15 मिनट पहले आपके सर उसामा वहीद आपसे डिस्कस कर रहे होंगे, इको और इंट्रो टू बिजनेस। तो पीआरसी लेवल 1 है। उसके बाद आपका आएगा कैफ, उसमें एज पर लेटेस्ट स्कीम 8 सब्जेक्ट्स हैं। पीआरसी और कैफ करके आपके पास चॉइस आती है, या तो आप सीफैप यानी कि लेवल 3 डायरेक्ट स्टार्ट कर दें, या तो एक चॉइस होती है कि आप पहले जाके 3.5 साल की ट्रेनिंग कर लें, उसके बाद ये सारे पेपर वगैरह करें। ट्रेनिंग इन एनी केस आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। तो सीफैप जो मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ लेवल 3। लेवल 4 में सिर्फ एक ही पेपर है, केस स्टडी। तो सीफैप की मैं बार बार इसलिए बात करता हूँ क्योंकि उसमें 6 सब्जेक्ट्स हैं और उनमें से जो एक सब्जेक्ट है सीफैप 4, आप कह सकते हैं कि वो पीआरसी 2 का बस
आखिरी हद है। तो आज कॉन्सेप्ट्स अपने सही कर लेंगे। आज से मुराद ये नहीं है कि मैं आपको सारा का सारा कुछ आज पढ़ा दूंगा, आज से मेरी मुराद है आज जो हमने पढ़ाई स्टार्ट की है उस सब्जेक्ट की। सो इस स्लाइड के ऊपर हमने काफ़ी बातें की, थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या रखा है आपके PRC 2 के सिलेबस पे? तो ये आपके सामने जो वर्किंग है, ऐसे हम प्यार से बोलते हैं ग्रिड एनालिसिस। ICAP इस बारे में बड़ा जो है वो ट्रांसपेरेंट है, वो आपको एक ग्रिड दे देता है कि यार ये आपका सिलेबस है, कंफर्म बात है इन चैप्टर्स में से इतने MCQs आने, इतने नंबर का पेपर आने हैं। तो क्या है कि आपने PRC 2 की ग्रिड आपको बताई, बेसिक मैथ यानी कि पहले जो 4 चैप्टर्स हैं उसमें से आएंगे तकरीबन 20 से लेकर 30 मार्क्स। अब PRC की नेचर ये है कि चूंकि MCQ बेस्ड सारे पेपर्स होते हैं तो होती रेंडमाइजेशन है। आपको जो 50 MCQs आ रहे हैं, आपके साथ वाले बंदे को कोई और 50 MCQs आएंगे, आपके उल्टे हाथ पे साथ वाले बंदे को कोई और 50 MCQs आएंगे। तो एग्जैक्ट नहीं है कि 25 नंबर का पेपर आएगा बेसिक मैथ से, 20 नंबर का भी आ सकता है, 30 नंबर का भी आ सकता है। ये थोड़ी बहुत रेंज जो है वो ऊपर नीचे होती रहेगी। कैफ लेवल पे जाके और CFAP पे जाके जो है वो एक ही पेपर पूरा पाकिस्तान में होता है, लेकिन PRC लेवल पे चूंकि MCQ बेस्ड होता है तो एक बड़ा ढेर सारा सा डेटा बेस है MCQs का, जो कि आप पेपर जब जाते हैं तो आपके पास सिस्टम पे आ जाता है। अच्छा, फाइनेंशियल मैथ्स अगली जो ग्रिड है, ग्रिड B, उसमें से 2 चैप्टर्स में से 20 से 30 नंबर का पेपर, उसके बाद आगे 4 चैप्टर्स में से 30 से 40 नंबर का पेपर, एट द एंड 11-12 आखिरी 2 चैप्टर से 10 से 20 नंबर का पेपर। चलें, अब काफ़ी देर से मैं अकेला बोलता चला जा रहा हूँ, आप लोग मुझे सोच के बताएं। ये आपके सामने ग्रिड है, इस पे चैप्टर्स के नाम भी लिखे हुए हैं, मार्क्स भी लिखे हुए हैं। मुझे सोच के बताएं कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, हम सिलेक्टिव स्टडी को हराम समझते हैं CA में जी। एक भाई ने कहा, मल्टीपल लोगों ने कहा 7 to 10। क्यों? क्योंकि 4 चैप्टर से 35 नंबर आने। एक भाई ने कहा 5वां छठा। क्यों? जबरदस्त। जो मैं चीज आप लोगों से पहले ही दिन नोटिस करवाना चाहा था वो आपने कर ली। ये ना देखें कि यहाँ 35 नंबर आ रहे हैं, यार अगर नंबर ज्यादा है तो चैप्टर्स भी ज्यादा हैं। ऑन द अदर हैंड अकेले 2 चैप्टर्स में से 25 नंबर का पेपर आने, और कहाँ 4 चैप्टर से 25 नंबर आ रहे थे, कहाँ 4 चैप्टर से 35 आ रहे थे। तो हिसाब हमने ये लगाया कि 5, 6, 11, 12 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी सारे उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को मैं लेस इंपॉर्टेंट बोलूँगा नहीं, क्योंकि पेपर हर जगह से ही आना है। ऐसा नहीं है PRC लेवल पे कि ये फलाना चैप्टर है यहाँ तो 3 साल से पेपर ही कोई नहीं आया। इस तरह की चीज़ें जो है वो CA में नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की। खैर मुझसे पूछेंगे, मैं तो ये कहूँगा इंतहाई ईजी है, लेकिन अगर ज़रा न्यूट्रल होकर बात की जाए तो QAB इज़ इन द मिडल। किसके मिडल? उल्टे हाथ पे देखें क्या है, क्लास 9 to 12। अब 9 to 12 में तो ढेर सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, तो मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली 9 से लेकर 12 के मैथ्स की। जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ा है, आई एम श्योर ज़्यादातर लोगों की काफ़ी नेगेटिव यादें होंगी। अजीबोगरीब चीज़ें हुआ करती थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, फलानी ट्राइंगल की साइड अगर फलानी ट्राइंगल की साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्राइंगलों की साइडों को ऐड करके पता नहीं इस तरह की जो है वो बहुत सारी बातें पढ़नी होती थी, बल्कि मैट्रिक लेवल पर तो रट्टा भी लगाना होता था थ्योरम्स वगैरह का। तो उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो वंस अगेन CA परसेप्शन बनी है कि बड़ा खतरनाक, बड़ी जो है वो मुश्किल चीज़ है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग CA का जो मैथ्स है, ख़ासतौर पे जो PRC 2 है, वो जो आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा था उससे ज़्यादा आसान है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप कैफ से कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। तो ये भी एक नेचुरल सी बात है, जाहिर सी बात है। लेवल 1 आसान है, लेवल 2 से थोड़ा सा जो है वो जाके मुश्किल हो जाएगा। सो PRC 2 QAB, अगर आप स्कूल कॉलेज में मैथ से नफरत करते थे या मैथ से दूर भागते थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज कहें कि यार नहीं यार CA में भी मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। मैथ्स जितना है आसान सा है, इंशाल्लाह इजीली डाइजेस्टेबल है, इंशाल्लाह इजीली पासेबल भी है। और आपका दिल रखने के लिए एक और बड़ी ज़बरदस्त बात जो कि इस वाले मैथ्स में है, CA वाले स्कूल कॉलेज में नहीं हुआ करती थी, एंड दैट इज़ only focus is on the answer, the workings are not important। एक बड़ा कॉमन डायलॉग है स्कूल के और कॉलेज के मैथ्स के टीचर्स का कि बेटा स्टेप्स के नंबर होते हैं। आप लोगों ने ये जुमला बड़ी दफ़ा सुना होगा अपने टीचर से,
शायद आप ये सेंटेंस कैफ में जाके दोबारा पढ़ें, लेकिन पीआरसी लेवल पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। स्टेप्स के नंबर नहीं है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। आप कंप्यूटर को इससे गर्ज नहीं है कि आपने एक स्टेप लगाया है, कोई भी स्टेप नहीं लगाया, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व किया, जो मर्जी किया है। 4 ऑप्शंस होंगे, एमसीक्यू होगा, उसका आंसर्स होंगे ए, बी, सी या डी। अगर आप सही आंसर को क्लिक कर देंगे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, अगर आप नहीं करेंगे आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। ना कोई नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के भी लग जाते होते हैं। लेकिन पहली क्लास में मुझे इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए। हम क्यों तुक्कों पे जाएं, हम तो अच्छी तरह पढ़ेंगे, हम तो इस तरह से पढ़ेंगे कि इंशाल्लाह पेपर जेन्युइन तरीके से पास करना है। बल्कि जेन्युइन से याद आया, आप लोगों को बताया गया होगा कि हम इस टाइम जिस बैच में पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, कौन सा वाला बैच है भला? ये एक भाई ने कहा मेरिट सर्टिफिकेट। ये मेरिट सर्टिफिकेट क्या होता है? इट मींस कि आपने पूरे पाकिस्तान में किसी सब्जेक्ट में टॉप किया है। मेरिट सर्टिफिकेट में आगे काफ़ी सारी जो है वो कंडीशन होती हैं कि आपने मल्टीपल पेपर्स एक अटेम्प्ट में दिए हों, बाकी सारे भी पास हों, वो सारे साइड पे रखते हुए इसके पीछे लॉजिक ये थी। आई एम श्योर कल जो ओरिएंटेशन हुई थी उसमें भी आपको सर ने बताया होगा। एक दफ़ा मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि आमतौर पे पीआरसी का बैच होता है 2 महीने सवा महीने का। तो हम ये एक लॉन्ग बैच लेके इसलिए आए थे कि हमारे पास टाइम ज़्यादा हो। थोड़ी सी मार्केट रिसर्च भी की थी, हमने नोटिस किया था जिन कॉलेजेस के मेरिट सर्टिफिकेट्स आते हैं वो आमतौर पे ज़्यादा सारा टाइम पीरियड बच्चों को पीआरसी पढ़ाते हैं। तो हमने भी कहा हम भी ट्राई करके देख लेते हैं, ताकि हमारा भी जो है, वैसे ऐसा नहीं है कि मेरिट सर्टिफिकेट नहीं आया, कैफ लेवल पे हर अटेम्प्ट में हमारा कोई ना कोई स्टूडेंट पाकिस्तान में टॉप करके बैठा होता है, सीफैप लेवल पे भी। लेकिन पीआरसी में भी चूंकि 6 महीने हुए हैं इस मेरिट सर्टिफिकेट स्कीम, बल्कि शायद उससे भी कम। कैफ में तो हमेशा से मेरिट सर्टिफिकेट आते रहे हैं, पीआरसी लेवल पे मेरिट सर्टिफिकेट्स काफ़ी अर्से तक जो है वो बंद रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर 2-2 महीने बाद पेपर होते हैं। लेकिन आईकैप ने कहा नहीं यार, पीआरसी के स्टूडेंट्स का भी मेरिट सर्टिफिकेट आना चाहिए। सो वी आर वेरी होपफुल के इन द वेरी स्टार्ट ही, आई थिंक ये सेकंड अटेम्प्ट होगी जिसमें मेरिट सर्टिफिकेट आएगा। तो हम चाहेंगे, सेकंड नहीं, आप लोगों ने तो नवंबर में पेपर देने हैं। बाय द वे, जो ये मेरी रिकॉर्डिंग नवंबर के करीब करीब देख रहे हैं, बाद में भी देख रहे हैं, तो मेरी सारी बातें तब भी रेलेवेंट होंगी। पीआरसी में बहुत ज़्यादा जो है वो सिलेबस में चेंज नहीं आता। तो मैं इस टाइम जिन लोगों से डायरेक्टली मुखातिब हूँ, इन लोगों ने नवंबर में पेपर देने हैं। लेकिन जो मैं बाकी ओवरऑल बातें कर रहा हूँ, आई एम वेरी श्योर कि ये आप जिस भी महीने में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तब भी वैलिड होंगी। अच्छा, नेक्स्ट, क्यों है ये QAB आपके सिलेबस पे? वैसे तो मैथ्स हर जगह ही तकरीबन काम आ जाता है, इवन अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट्स में भी। लेकिन 3 ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जहां ये PRC2 बहुत ज़्यादा काम आना है। बल्कि वहां शायद आपके टीचर आपको इस बात का ताना भी देते हैं कि यार फलाना कॉन्सेप्ट उन्होंने PRC में नहीं पढ़ा, QM में नहीं पढ़ा। सॉरी, QM अगर वर्ड मेरे मुंह से निकले इसका मतलब ये कि मैं पुराने नाम जो है की बात कर रहा हूँ। पहले नाम QM हुआ करता था, क्वान्टिटेटिव मेथड्स, और न्यू स्कीम ने नाम चेंज करके कर दिया QAB, क्वान्टिटेटिव एनालिसिस ऑफ बिजनेस। तो QM QAB समझें एक ही बात है। अच्छा, ये 3 सब्जेक्ट्स का आपके सामने नाम क्या लिखा है? कैफ 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कैफ 7 BIA और सीफैप 4 स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस। ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, पीआरसी कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने हैं। ये तो थी सामने सामने की बात। इसका इस स्लाइड का एक डबल मीनिंग, एक डबल मकसद भी है। पहला मकसद तो ये कि मैं आपको बता सकूं कि आज PRC2 अच्छा पढ़ लें ताकि आपके ये तीनों पिलर्स फ्यूचर के लिए सेट हो जाए। शायद मैं इनडायरेक्टली ये भी कहना चाह रहा हूं कि शायद इन 3 सब्जेक्ट्स में भी आपको शायद मुझसे सामना करना पड़ सके। तो आगे चलें। अगर PRC2 पास करना है तो क्या करें? क्या मैं अकेला लगा रहूं तो आपको पास करवा दूंगा? नहीं पॉसिबल। शायद कुछ लोगों का तुक्का लग जाए, लेकिन ज़्यादातर केसेस में नहीं पॉसिबल। अगर आप अकेले लगे रहें तो पास कर लें। वंस अगेन, तुक्का लग जाए तो शायद लग जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कब ये पासिंग की तरफ हम बढ़ेंगे? जब देखें ये दोनों जो डब्बे हैं आपस में हाथ मिला रहे हैं। मेरी साइड से भी होना चाहिए मेहनत, आपकी साइड से भी होनी चाहिए मेहनत। क्या होगा मेरी साइड से, क्या होगा आपकी साइड पे, इसके ऊपर वैसे तो काफ़ी लंबी चौड़ी बात की जा सकती है, लेकिन स्लाइड्स पे जो है वो हमने कुछ कुछ बातें लिखनी होती हैं, तो यहाँ से बात कर लेते हैं। भाई मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं रोज़ाना उठ के इस टाइम पे क्लास में आ जाऊँगा। मैं आपको जो है वो घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, जो भी क्लास का टाइम होगा उतना पढ़ाने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह सिलेबस फुली डिस्कस होगा। इंशाल्लाह आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको 10 चैप्टर्स पढ़ा के कहूँ यार आखिरी 2 चैप्टर्स आसान से हैं, खुद ही कर लेना। फुल जो है वो फुल फ्लेज कवरेज होगी। अक्सर कॉलेजेस में ऐसा होता है कि मतलब कुछ चैप्टर्स टीचर्स कहते हैं यार ये बस देख लेना बुक से, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह CA में और
एटलीस्ट यहाँ ऐसा नहीं होता। दूसरा ये कि आपके रेगुलर टेस्ट हुआ करेंगे, रेगुलर होमवर्क्स हुआ करेंगे, बल्कि आप लोगों में से जिन लोगों ने एनरोलमेंट करवा ली है, दानियाल साहब ने आपसे आपके पेरेंट्स का नंबर भी लिया होगा, क्योंकि हम वो स्कूल वाली हरकत करते होते हैं कि हम पेरेंट्स को भी कॉल कर दिया करते होते हैं अगर स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा छुट्टियाँ कर रहा हो या होमवर्क वगैरह ना कर रहा हो या टेस्ट में अच्छे नंबर ना ले रहा हो। एक और चीज़ जो कि मेरी जवानी में नहीं हुआ करती थी लेकिन आप लोगों के लिए है, दैट इज़ व्हाट्सएप ग्रुप। हमारे ज़माने में अगर आप एब्सेंट हो गए या आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा तो डेड है, आप टीचर से दोबारा नहीं मिल सकते कि ये टॉपिक मुझे दोबारा समझाया जाए, इवन अगर कोई छोटा मोटा सवाल भी हो। लेकिन आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, आप बैठ के होमवर्क कर रहे हैं, किसी एक सवाल ने आपको ज़रूरत से ज़्यादा तंग किया, आपने सिंपली उसकी पिक्चर उठा के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देनी है। वैसे तो आइडियल सिचुएशन ये है कि मेरी दोहमत नहीं है, आप में से ही आपका कोई दोस्त उसका जवाब दे दे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं भी जो है वो व्हाट्सएप में आपकी हेल्प कर दिया करूँगा। ऑन द अदर हैंड आपने क्या करना है, आपने बड़ा कुछ करना है, आपने क्लास में रेगुलरली आना है। आपके पास खैर ये रजिस्टर वाली बात अब थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है, आजकल हम एआई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आजकल जो है वो डिजिटल ई बुक्स का ज़माना है, लोग आईपैड के ऊपर सारा कुछ नोट कर रहे होते हैं, लेकिन शायद मैं कोई बहुत एडवांस लेवल की बातें कर रहा हूँ, हम अभी भी कागज़ पेंसिल वाले लोग हैं, राइट? ठीक है, तो आप लोग फिर आईपैड के बजाय रजिस्टर ही मेंटेन कर लीजिएगा। अच्छा, उसके अलावा एक और बड़ी चीज़ है जो कि हर दफ़ा पेपर से पहले होता है, हर दफ़ा मेरा बड़ा दिल दुखता है एक चीज़ से, और वो ये कि ख़ास तौर पे सब्जेक्ट में पेपर से एक रात पहले किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आता है, कोई नेक बंदा फार्मूला शीट ही शेयर कर दे, और इसका ऑन द अदर हैंड इसकी मार्केटिंग भी होती है। भाई फलाने टीचर की फार्मूला शीट ज़बानें याद कर लो, पेपर शर्तिया पास है। तो मेरी अप्रोच इस बारे में फार्मूलाज वगैरह के बारे में बड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि आपके पास किसी टीचर की फार्मूला शीट हो, आपके पास कोई बुक हो, बुक में सारे फार्मूलाज लिखे हों, डजेंट मैटर। फार्मूला शीट वो होती है जो आपने अपनी हसीन राइटिंग में अपने हाथ से बनाई हो, सुनी सुनाई बात नहीं है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप क्लास में बैठे हैं, टीचर ने कहा यार अच्छा अब हम एक नया फॉर्मूला पढ़ने लगे, ये वाला फॉर्मूला चेक करो, जब इस तरह का सवाल है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला पकड़ो, इसमें ये वाली इन्फॉर्मेशन पुट करो, ऐसे ऐसे करो, आंसर आ जाएगा। तब वो जो आप फॉर्मूला अपने हाथ से नोट करते हैं अपने रजिस्टर के आखिरी 2 पेजेस पे जाके, उससे अच्छी फॉर्मूला शीट कोई नहीं होती है। आप जब पेपर से 3 दिन पहले वो वाली फॉर्मूला शीट देखते हैं, आपके माइंड में सारा लेक्चर रिप्ले हो जाता है कि अच्छा हाँ ये वो वाली क्लास थी, इसमें सर ने ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी थी और वो फलाना बंदा एब्सेंट हो गया था और सर ने वो वाला फॉर्मूला उस दिन पढ़ाया था। तो आई वुड वेरी मच रिकमेंड यू कि फॉर्मूला शीट्स तमाम लोगों ने अपनी अपनी बनानी है। आसान तरीन तरीका है, रजिस्टर जिस पे आप बाकी सारा कुछ नोट कर रहे होंगे, उसके आखिरी 3 पेज या 4 पेज या 5 पेज या जितनी भी आपकी राइटिंग है, अगर आपकी क्यूट सी छोटी सी राइटिंग है तो शायद 2 पेज भी काफ़ी हैं, अगर आपकी मेरी जैसी राइटिंग है तो शायद 6 पेजेस भी कम है। पॉइंट इज के आप लोगों ने अपनी फॉर्मूला शीट जो है वो खुद बनानी है। इस पॉइंट पे मैं ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ देखता हूँ कि पेपर से एक रात पहले सर वो फॉर्मूला शीट तो दे दें। अब मैं ये कहता हूँ कि यार जो मैं पहले दिन इतनी लंबी तकरीर की थी कि फॉर्मूला शीट आपकी अपने खूबसूरत राइटिंग में होनी चाहिए, तो सर वो मैं भूल गया था, सर वो मतलब इस तरह की बातें जो है वो पेपर से एक रात पहले तो इसी तरह के बहाने आते हैं। तो आप लोगों ने मुझे इस तरह का दुख नहीं देना। रेगुलर रिविजन एट द एंड ऑफ द सिलेबस तो होती ही रहती है, टीचर्स भी करवा देते हैं, शायद मैं भी करवाई दूं, बट एक बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप खुद भी साथ साथ रिवाइज करो। एक बड़ी कॉमन सी बात है कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसका साथ साथ होमवर्क किया, कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे याद हैं, उसके बाद भी ठीक है अगले चैप्टर पे चले गए, उससे अगले चैप्टर पे चले गए, महीने बाद आप जाके देखते हैं, आप कहते हैं यार ये चैप्टर मैंने पढ़ा भी था, सब कुछ भूला होता है, ऐसा लग रहा होता है ज़िंदगी में पहली मरतबा बुक खोल के वाला एरिया देखा है। तो आपने इसका आसान तरीन तरीका ये है कि आपने हर वीकेंड पे बैठ के, मैं आपसे कोई बहुत 6, 8, 20 घंटे नहीं मांग रहा, कोई आधा घंटा भी लगा कि अपने ही नोट्स रिव्यू कर लें कि अच्छा यार पिछले हफ्ते ये पढ़ा था, उससे पिछले हफ्ते ये पढ़ा था, तो ये रेगुलर रिवीजन जो है वो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ जाएंगी। वैसे इस तरह की नसीहतें मैं आपको थ्रू आउट द कोर्स बार बार करता रहूँगा, बट पॉइंट इस के पहली ही क्लास में मैं अगर आपको ये कुछ काम की बातें बता दूँ तो इससे शायद जो है वो पहली क्लास का वैसे भी थोड़ा सा जो है वो एक्स अलग होता है, वो आपके माइंड में अलग से ही रहती है कि अच्छा हम पहले दिन आए थे, हम कितने अपने मिस्टेक थे, सोचा था सी इतना अच्छा होगा, इतना इंटरेस्टिंग होगा, आगे तो पढ़ाई करनी पड़ रही है। सो पहले ही दिन ये सारी काम की बातें साइड पे कर, मैं नहीं कहना चाह रहा कि आगे हमने काम की बातें नहीं करनी, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम की बातें ये सारी साइड पे कर लें ताकि आगे चैप्टर्स में तो हमने सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो शायद इस तरह की जनरल नसीहतों का टाइम हमें थोड़ा सा कम मिले। देन कुछ मजीद टिप्स, पहली 2 चीज़ें तो बड़ी इजी हैं, मैं ऐसा करता हूँ तीसरी वाली टिप के सामने खड़ा हो जाता हूँ ताकि अभी वो आप लोगों को जान के विजिबल ना हो।
ये सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड सिर्फ प्रैक्टिस। क्यूएम में भी बिल्कुल ऐसे ही है, सॉरी क्यूएम नहीं, QAB। मैं वर्ड क्यूएम बोलूं तो आप लोगों ने मुझे रिमाइंड करा देना है कि अब मैं QAB पढ़ा रहा हूं। पहले क्या होता था, हम जो है वो हर चैप्टर के कोई 50, 60, 70 MCQs कर लेते थे और हम कहते थे यार बड़ी प्रैक्टिस हो गई। इस दफ़ा आप लोगों के लिए जो है वो बुक भी दोबारा से ज़ीरो से डेवलप की जा रही है। उसमें जो है वो मेक श्योर किया गया है कि हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा MCQs मौजूद हों ताकि आप लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकें और बाकी ये मेरिट सर्टिफिकेट वाला बैच बन सके। नंबर 2, अटेम्प्ट ऑल MCQs ऑन योर ओन। ये बड़ी ज़रूरी बात है। कैफ में भी ये होता है, ओवरऑल CA में ये होता है कि आप क्लास में बैठे होते हैं, आप कहते हैं यार टीचर सवाल करा रहा है, आप टीचर ने सवाल आपको पढ़ाया, उसे सॉल्व करना सिखाया, आप कहते हैं यार मज़ा आ गया आज की क्लास में, टीचर ने हमें। कैफ की अगर बात की जाए तो पूरे 2 सवाल कराए 1.5 घंटा लगा के। MCQs की बात की जाए तो आप कहेंगे कि आज हमें टीचर ने 40 MCQs कराए, 50 MCQs कराए। बट मसला ये कि टीचर का पेपर पास है, टीचर ने दोबारा पेपर नहीं देना, खासतौर पर QM का तो बिल्कुल भी नहीं देना। तो टीचर जितने मर्जी, QAB ठीक है, भाई ने मुझे रोक दिया, QAB का पेपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़िंदगी में दोबारा नहीं देना, मुझे पास किए हुए बहुत अरसा हो गया। सो द पॉइंट इज कि टीचर जितनी मर्जी प्रैक्टिस करा ले, दैट्स नॉट गुड इनफ। आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने पास करना है, तो सिर्फ टीचर पे ना रहिएगा, खुद भी सारी प्रैक्टिस करनी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट टिप जिसके फिलहाल मैं आगे खड़ा हूं, एक डिस्क्लेमर, थोड़ी सी गलत बात है, थोड़ी सी गंदी बात है, थोड़ी सी अनएथिकल बात है। शायद एक CA की टीचर को ख़ास तौर पे अगर रिकॉर्डिंग हो रही हो नहीं करनी चाहिए, बट आई बिलीव के मजबूरी है, हमें करनी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ के कोई बुजुर्ग टीचर ये बात करे, उसके मुंह से तो और ज़्यादा बुरी लगेगी। शायद मेरे मुंह से आपको इस तरह की बातें थोड़ी कम बुरी लगें, बट पॉइंट इज़ कि हमारी मजबूरी है, एक दफ़ा एटलीस्ट डिस्कस करना बनता है। मैं कोशिश करूँगा रिकॉर्डिंग हो रही है थोड़ा सा सेंसर्ड करके बोलूँ, किसी की बातों में नहीं आना करना, बस पॉइंट इज के किसी की बातों में नहीं आना। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप यहाँ आ गए हैं तो आपने खुद भी सोच विचार की होगी, आपके पेरेंट्स ने भी सोच विचार की होगी, बहुत सारा मेहनत करके बहुत सारी हलाल कमाई इसलिए लगाई होगी कि बच्चा कुछ अच्छा पढ़ ले। तो प्लीज़ किसी की बातों में आके इस टाइम को, उस पैसों को बर्बाद नहीं करना। सो आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। किसी ज़माने मेरी फेवरेट स्लाइड हुआ करती थी, लेकिन अब मैं इससे थोड़ा सा बोर हो गया हूँ। अपनी तारीफ़ें कौन करता है? कौन पढ़ा रहा है QAB? मेरा नाम अली शाहिद है, मैं एक CBA हूँ। ये CBA क्या होता है? B बीच में से हटा दो तो CA बनता है, तो B बीच में जान के इसलिए लगाया गया है कि अभी CA क्वालिफिकेशंस के मैं बिल्कुल जो है वो नुक्कड़ पे खड़ा हूँ। मेरे 2 पेपर फिलहाल CFAP के रहते हैं, उसके बाद मैं फुल फ्लेज चार्ट अकाउंटेंट बन जाऊँगा। CBA एक ऑफिशियल जो है वो डेजिग्नेशन है ICAP के थ्रू ही के। ICAP कहता है कि वो नेक लोग जिन्होंने CFAP के हैंड्स ऑन कोर्सेज पास किए हैं। हैंड्स ऑन कोर्सेज क्या होता है इंशाल्लाह जब बड़े होंगे आप पता लग जाएगा। और 7 आर्टिकल्स यानी कि ट्रेनिंग पूरी की हो उन, और तीसरी कंडीशन है वो भी बतानी चाहिए कैमरे पे कि नहीं, चलें बता ही देता हूँ। और ICAP को 11,000 रुपये एनुअल सब्सक्रिप्शन दी हो तो वो लोग अपने आप को कह सकते हैं CBA। इनका अलग कार्ड भी होता है, इनका अलग सर्टिफिकेट भी होता है। सो आई एम अ सर्टिफाइड CBA। इंशाल्लाह कुछ महीने बाद मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँगा। फिलहाल मैं CFAP छोड़े, सारा कुछ स्क्रीन पे लिखा है, खुद ही पढ़ ले, अपने मुंह से अपनी तारीफ करता है अच्छा नहीं लगता। ये सारा कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, ये सारा कुछ मैं करता रहता हूँ, करता रहता था पहले। और इसके साथ ही हमारी ओरिएंटेशन तमाम हुई, बस आधा घंटा। नंबर स्क्रीन पे लिखा है, अब इसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबको ऑलरेडी ऐड किया जा चुका होगा। नहीं किया गया तो 1-2 दिन में ऐड कर दिया जाएगा। ईमेल भी लिखा है, जो लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज़ नहीं करते। एंड पे पॉजिटिविटी के साथ ही हमने कहा कि भाई बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जाम्स। अब क्या करें, आधे घंटे में हमने ओरिएंटेशन पूरी कर ली। अब ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए कि आप लोगों को मैं आधे घंटे में छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। खास तौर पे जब रिकॉर्डिंग हो रही है तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा बहुत चैप्टर 1 भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ताकि आप लोगों को साथ ही साथ फ्लेवर मिल जाए कि यार एग्जैक्टली CA की पढ़ाई होती किस तरह से है। जो लोग नेक बैठे हैं, नेक लोग सामने बैठे हैं उनके लिए भी, और जो इस टाइम लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं जो कि QAB का इंट्रोडक्शन तो ले लिया लेकिन साथ उन्हें ये नहीं फ्लेवर पता लगा कि यार एग्जैक्टली किस तरह की पढ़ाई होगी। तो लेट्स स्टार्ट। जो आप लोगों की बुक है PRC की न्यू,
जो कि आप डेवलप की जा रही है इस बैच के लिए, वो अभी ज़रा प्रिंटिंग के फेज़ में है, तो फिलहाल हम ज़रा जो है वो PDF से गुजारा कर रहे हैं। ये आपके 12 चैप्टर्स हैं, स्पेसिफिकली मेक श्योर किया गया है कि 100 MCQ जो है वो हर चैप्टर में हों। हमने पढ़ना स्टार्ट करना है चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम क्या लिखा है? चैप्टर 1 इज अबाउट लीनियर एंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इक्वेशंस। इसके 4 यूनिट्स हैं। हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 का क्या नाम है? एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। अब आप लोगों को शायद थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट फील हो रहा हो। क्या भी थोड़ी देर पहले तो हम रंग बिरंगी स्लाइडें देख रहे थे, ब्लैक एंड वाइट थी, बीच में पर्पल किस्म की डायग्राम्स भी थी। अब हम जो है वो दोबारा से ब्लैक एंड वाइट पे आ गए हैं। तो ऐसा ही है, अब मेन वाली जो है वो पढ़ाई तो उसी तरह की होगी, लेकिन स्टिल मैंने मेक श्योर किया एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको एक दफ़ा ज़रा रंग बिरंगी स्लाइड्स के साथ भी जो है वो उसकी भी रिवीजन भी करा दूंगा। लेकिन जो हमने ज़्यादातर पढ़ाई करनी है वो उसी स्लाइड्स पे करनी है, ऐसी जो है वो PDFs पे करनी है। तो अब हमने जो है वो प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट कर दी। एक्सप्रेशन से हमने स्टार्ट किया कि एक्सप्रेशन एग्जैक्टली होता क्या है। एक्सप्रेशन अ नंबर वेरिएबल, बल्कि 1 मिनट रुकिएगा, जो एंड पे लोग बैठे हैं क्या आप सबको नजर आ रहा है? कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत सही क्लियर नजर आ रहा है? एंड पे जो है लोग बैठे हैं, सही। सो आप लोग क्लियर ही पढ़ सकते हैं। एक्सप्रेशन की डेफिनेशन अंग्रेजी में लिखी है, जरा मेरे साथ मिलकर पढ़ ले। अ नंबर वेरिएबल या कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स जिसकी बीच में होते हैं ऑपरेशन सच एज प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इस एक सेंटेंस में कितनी सारी हमने बातें पढ़ी। सबसे पहली चीज ये नंबर। ये नंबर क्या होता है? आप सबको ये तो पता है नंबर क्या होते हैं। जबरदस्त, आप लोग तो ऑलरेडी पढ़े लिखे लोग हैं। वेरिएबल, ये वेरिएबल क्या होता है? आवाम से आवाज आई, ऐसी नंबर जिनकी, ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है। वैसे आपके सामने स्क्रीन पे भी लिखा है टर्म वेरिएबल, अ सिंबल हुज वैल्यूज अननोन और मे चेंज। आपके सामने एग्जांपल्स क्या हैं? X, Y, Q और P, और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ABC, ये सारा कुछ हो गया है वेरिएबल। अब X क्या है? X1 भी हो सकता है, X2 भी हो सकता है, X0 भी हो सकता है, X2 करोड़ भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली आपको इक्वेशन या सिचुएशन बताएगी कि X की वैल्यू एग्जैक्टली है क्या। अच्छा, आगे पढ़ें। A combination of numbers and variables, ऐसा भी हो सकता है कि numbers और variables एक साथ हो। अच्छा, आगे इसके हम एग्जांपल्स भी देख लेंगे। Joined by operations such as plus minus multiplication and division। तो हमने कुछ जो है वो डेफिनेशंस अब माइंड में रिफ्रेश की। ऐसा तो नहीं है कि मैं सारा कुछ मैं आपको पहली दफा पढ़ा रहा हूँ, ये सब कुछ आपने स्कूल कॉलेज लेवल पे पढ़ा हुआ है, बस हम एक दफा इसे दोबारा से गो थ्रू कर रहे हैं। अच्छा, तो बंदा पूछे इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। एक्सप्रेशन क्या होता है? अभी पिछली लाइन में ही पढ़ा कि नंबर्स हों, वेरिएबल्स हों, या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड वेरिएबल्स हों, इनके दरमियान क्या चीज आ रही हो? ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। एक्सप्रेशन में इक्वल्स का साइन नहीं होता था, इक्वेशंस में होगा। इट कंटेन्स एन इक्वल साइन एंड मे बी सॉल्व्ड व्हेन इनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन। अच्छा, हमने 2 जो है वो डेफिनेशंस पढ़ी, साथ ही एक टेबल आ गया जिसमें आपको मजीद कुछ टर्म्स और उनके मीनिंग्स और उनकी एग्जांपल्स दी गई हैं। बारी बारी इनको भी पढ़ लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है? अभी मैंने आपको एडवांस में बता दिया है। एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो, X, Y, ABC वगैरह वगैरह। कांस्टेंट क्या होता है? अ फिक्स्ड नंबर इन एन एक्सप्रेशन और इक्वेशन। इंग्लिश में तो हमने पढ़ लिया, इसका उर्दू में क्या डेफिनेशन होगी? वो बेचारा नंबर जो अकेला घूम रहा होता है, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहा होता। लाइक फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 4x प्लस 9। सबसे पहले तो मेरा आप लोगों से सवाल, ये इक्वेशन है कि एक्सप्रेशन है? सब लोगों ने मिलके कहा इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें इज इक्वल टू का साइन है। बिल्कुल सही। अगर इज इक्वल टू वाला साइन ना होता, हम कहते हैं कि y एक एक्सप्रेशन है, 4x प्लस 9 एक एक्सप्रेशन है। ऊपर डेफिनेशन पड़ी थी कि 2 एक्सप्रेशंस के दरमियान बीच में इज इक्वल टू वाला साइन लगा दो तो वो इक्वेशन बन जाती है। तो ये इक्वेशन है। लेकिन हम इस टाइम इक्वेशन नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं कांस्टेंट। तो इन y इज इक्वल टू 4x प्लस 9, ये 4 कौन है? 4 वेरिएबल है। क्या बात है। अगली चीज में जो लाइन में जो बात पढ़नी थी वो आप लोगों को पहले ही पता है। वो नंबर जो कि किसी वेरिएबल के साथ अटैच्ड होता है उसे हम प्यार से बोलते हैं कोएफिशिएंट। अगली लाइन में उसकी डेफिनेशन देखते हैं। और ये 9 बेचारा जो अकेला घूम रहा है, अकेला घूम रहे से मुराद ये है कि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा। 9 इज द कांस्टेंट। वेरिएबल भी हमने याद कर लिया क्या होता है, कांस्टेंट भी क्या होता है। अब एक लाइन आगे चलते हैं। कोएफिशिएंट,
द नंबर मल्टीप्लाइंग अ वेरिएबल, वो नंबर जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या मल्टीप्लाई वाला साइन ना भी हो, अटैच्ड हो, साथ चिपका हुआ हो किसी भी वेरिएबल से, उसे हम प्यार से बोलते हैं कोएफिशिएंट। साथ ही एग्जांपल भी है, इन -6 कोएफिशिएंट इज -6। ये -6 क्यों है? क्योंकि x के साथ जो 6 लगा है उसके साथ माइनस है, इसलिए कोएफिशिएंट भी माइनस वाला है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आगे चले, टर्म। टर्म क्या होती है? अ पार्ट सेपरेटेड बाय प्लस और साइंस। अच्छा ये आपके सामने एक इक्वेशन है, क्या मैं सही कह रहा हूं? एक्सप्रेशन है, बिल्कुल सही। इस एक्सप्रेशन में ये 3x², एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूं? स्क्वायर डब्बा तो नहीं मुझे कहीं बना नजर आ रहा? बिल्कुल सही। मैं आपको छोटी छोटी बातें इसलिए याद करा रहा हूं कि किसी को अगर खुदा ना खास्ता ये भी भूला हो कि स्क्वायर क्या होता है, तो x⁻² को हम प्यार से स्क्वायर बोलते होते थे। तो 3x² एक टर्म है, 2x एक टर्म है और 9 एक टर्म है। इनके दरमियानी जो प्लस माइनस है, अभी हमने पहले पढ़ा कि इन्हें प्यार से बोलते हैं हम ऑपरेशंस। तो 3x ये तीनों जो है वो आपके पास 3 डिफरेंट टर्म्स हैं। साथ एक और डेफिनेशन आ गई, पोलिनोमियल। ये क्या होता है? अ सम ऑफ टर्म्स विद वेरिएबल्स रेज्ड टू नॉन नेगेटिव होल नंबर पावर्स। एक ऐसा टर्म्स का जो है वो टर्म्स, ये 1 2 3 तरह की टर्म्स हैं, और इसमें जो है वो आपकी वेरिएबल रेज्ड टू पावर नॉन नेगेटिव होल नंबर पावर्स, इसकी पावर रेज्ड टू पावर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। इसको हमने बोल दिया दिस इज अ पोलिनोमियल। और अगली चीज भी पोलिनोमियल से लिंक्ड है, डिग्री। क्या होती है डिग्री? वो जो आप यूनिवर्सिटी से लेते हैं वैसे वो भी डिग्री होती है, लेकिन हम इस टाइम बात कर रहे हैं इस वाली डिग्री की। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इक्वेशन। ये एक पोलिनोमियल, वैसे तो इक्वेशन तो नहीं है लेकिन पोलिनोमियल आपके सामने है। इसमें आपने देखना है हाईएस्ट पावर क्या है? x की 3 7। एक मिनट, ये 7x अकेला लिखा हुआ है, तो यहाँ x की पावर क्या होगी? वैसे पूछ रहा हूँ, कहाँ लिखा है 1? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। जबरदस्त, भाई ने एक बड़ी जबरदस्त बात हमें याद कराई कि अगर किसी एक्स वाई वेरिएबल की रेस टू पावर कुछ भी ना हो तो हम अज्यूम करते हैं कि उसकी पावर 1 होती है। वेरी नाइस, आप लोगों को ये भी याद था। तो अब डिग्री इस इक्वेशन की क्या होगी? रेस टू पावर 3। तो इसकी 3, इसकी 1, इसकी जो है वो 0। तो हम कहेंगे कि यार इसकी हाईएस्ट क्या है? 3। तो इट इज अ 3rd डिग्री पोलिनोमियल। अब आप लोगों के लिए गुड न्यूज साथ ही साथ ये है कि हमारे सिलेबस में रेस टू पावर 3 नहीं है, बस सिंपल x है और x² है। क्यूब इंशाल्लाह हमारे सिलेबस में नहीं आएगा। बचपन में पढ़ते होते थे एरिया के लिए क्यूब, लेकिन यहाँ जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी। एरिया नहीं, वॉल्यूम में आता था क्यूब। अच्छा, मज़ीद कुछ फॉर्मूलाज हैं, मज़ीद कुछ जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। वंस अगेन ये जो बुक आपको पढ़ाई जाएगी ये इस तरह से लिखी हुई है कि आपको बहुत ही जो है वो सिंपल कॉन्सेप्ट भी रिवाइज किया जाए, ताकि ये ना हो कि कुछ गलती से भूल गया कुछ जो है वो। तो ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं। x इज थ्राइस y, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, स्कूल लेवल पढ़ते आते थे कि x इज थ्राइस y। उर्दू तर्जुमा इसका क्या होगा? x इज थ्राइस y। x y से 3 गुना है कि y x से 3 गुना है? अच्छा, तो अगर हमने इसकी इक्वेशन बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? x इज 3 टाइम्स y, तो y को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो x के बराबर है। ये हमने पढ़ा, इसका मीनिंग हमने साथ पढ़ लिया। अच्छा, साथ ही ना साथ हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ गलती के चांसेस हैं, तो वो भी लिखे हैं। तो अभी जिस तरह मैंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की कि x को 3 गुना y है या y 3 गुना x है, तो इन चीज़ों को आपस में रिवर्स नहीं करना, मिक्स नहीं करना। अच्छा, और इस तरह की क्या सिचुएशन हो सकती हैं? x इज 18 मोर देन y, x y से 18 ज्यादा है। x y से 18 ज्यादा है, y में 18 ऐड करेंगे तो x बनेगा, या x में 18 ऐड करेंगे तो y बनेगा? y में 18 ऐड करेंगे क्योंकि x y से ज्यादा है। इसका मतलब ये कि अगर मैं आपसे कहूं कि y 10 है तो फिर x क्या होगा? 28। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, x इज 12 लेस देन y। फिर वही बात, y में से 12 नंबर निकालो तो x बनता है, तो उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? x में से 12 माइनस कर दें कि y में से?
सारा कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बस आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाना है और जो है वो मेरे साथ साथ चलना है। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज होते हैं सेविंग्स वाले। आपको जो है वो किसी चीज की प्राइस देके कहा जाता है कि इतने % डिस्काउंट था, तो बताओ बाद में प्राइस जो है वो क्या बनेगी। तो सेविंग्स इज इक्वल टू रेट इनटू अर्निंग्स, ये हम कुछ फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं। और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये वाला फॉर्मूला देख के थोड़ा सा ट्रिगर हुआ होगा कि यार हम 9th क्लास की फिजिक्स दोबारा पढ़ रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी, चैप्टर 1 में से कभी कभार डिस्टेंस या स्पीड वगैरह का सवाल आ जाता है, लेकिन वो इतना मुश्किल लेवल का नहीं होता है। इसलिए जो है वो आपको फॉर्मूला भी याद करा दिया गया है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, यहां मैं थोड़ा सा आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। आपस की बात है, ये डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के फॉर्मूलाज मुझे भी तंग किया करते होते थे, लेकिन फिर एक टीचर ने मुझे इतना खूबसूरत तरीके से याद करने का फॉर्मूला बताया कि उसके बाद मुझे फॉर्मूला नहीं भूला। इससे अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो क्या बनेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये वाला टाइम जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, स्पीड, हम अक्सर जिंदगी में स्पीड की बात कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि फलानी चीज इतने माइल्स पर आवर या इतने किलोमीटर आवर की स्पीड पे जा रही थी। तो अगर हम इस माइल्स पर आवर या किलोमीटर्स पर आवर नामी सेंटेंस के ऊपर गौर करें तो उसी के अंदर फॉर्मूला छुपा हुआ है। स्पीड इज लेट्स से 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर क्या होता है, डिस्टेंस या टाइम या स्पीड? किलोमीटर डिस्टेंस होते हैं, या किलोमीटर की जगह वर्ड माइल्स भी हम यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर। माइल्स भी डिस्टेंस होता है, किलोमीटर्स भी डिस्टेंस होते हैं। किलोमीटर पर आवर, ये आर क्या होता है, टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। क्यों? क्योंकि स्पीड का जो है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। अगर आपको उस तरह के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स याद हो तो मुझे फिजिक्स पढ़े कितने साल हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन के बाद से मुझे ये वाला फॉर्मूला नहीं भूला। तो स्टिल एक दफा दिल की तसल्ली के लिए स्क्रीन पे भी सामने लिखा है कि आपको याद आ जाए। देन अगला टेबल आपको क्या समझाना चाह रहा है। वैसे तो वंस अगेन शायद आप लोग थोड़ा सा माइंड भी करें कि यार ये कितनी बच्चों वाली बातें हम कर रहे हैं, लेकिन शायद ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आके इस तरह भी कहते हैं कि हम तो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, हमने तो 3-4 साल ज़्यादा हो गया, हमने 2 साल से मैथ्स पढ़ा ही नहीं है, हमें तो ये भी नहीं पता कि, खैर मैं थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल ही उन्हें मैथ्स भूला होता है। तो बस एक दफ़ा हम ज़रा याद करें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता क्या है। तो प्लस हम ऐड करते होते हैं, 1 और 1 2, माइनस। अच्छा, साथ ही साथ थोड़ा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए कि अगर सवाल में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ना हो तो आमतौर पे क्या डेफिनेशन, क्या वर्डिंग यूज की जाती है, ऐड की जगह क्या यूज की जाती है, सम, टोटल एडेड टू, या प्लस तो उसका नाम है ही। सामने एग्जांपल्स भी आसान आसान सी हैं, इसको अभी फिलहाल रीड करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव को किस किस वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो वर्ड डिफरेंस समझ के परेशान ना हो जाएगा कि अच्छा 10 और 6 में क्या फर्क है, फर्क नहीं, सवाल आपसे कहना चाह रहा है कि माइनस करके बताओ। लेस देन, यंगर देन या शॉर्टर देन। अगर यंगर देन, अभी थोड़े पहले हम ऊपर बात कर रहे थे कि y x से इतने वो बड़ा है, तो जरूरी थोड़ी है कि सवाल आपसे कहे कि y माइनस 18 इज इक्वल टू एक्स। आपसे ऐसा भी कर सकता है कि y इज इतने जो है वो ईयर्स यंगर देन x। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या क्या वर्ड्स आमतौर पर यूज किए जा सकते हैं, प्रोडक्ट्स, टाइम्स, इतने गुना जिसे उर्दू में कहते हैं, ट्वाइस, थ्राइस। ट्वाइस, ये ट्वाइस क्या होता है, दुगना, बिल्कुल सही, दुगना, 3 गुना, थ्राइस। और परसेंटेज के केस में भी जो है वो मल्टीप्लिकेशन होती है। इसी तरह डिवाइड के केस में क्या है, क्वोशिएंट पर डिवाइडेड बाय रेट पर यूनिट। ये बिल्कुल सिंपल बातें हैं, फिर भी हम जो है वो गो थ्रू कर रहे हैं। इज इक्वल टू मशहूर जमाना, इक्वल्स भी हम वर्ड यूज करते हैं, रिजल्ट्स इन भी और बिकम्स भी। बहुत सारी हमने डेफिनेशंस याद की, बहुत सारे जो है वो ऑपरेशंस याद किए। अब बुक्स में जो है वो आपके ढेर सारे सवाल भी हैं। 2 तरह के सवाल आपके बुक में मौजूद होंगे। कुछ होंगी एग्जांपल्स जो कि आपके सामने स्क्रीन पर सॉल्व हुई होंगी, बस हमने एक दफ़ा देख लेना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो साथ ही साथ डिस्कस कर लेना। और कुछ होंगे एमसीक्यूज जो कि हमने खुद सॉल्व करने हैं। पहली एग्जांपल आपके सामने समझने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है। एग्जांपल की जो है वो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, लेट x be the present age of फलाना एंड y be the present age of her brother। ठीक है, x और y 2 अदर वेरिएबल्स हैं। मुझे ना अभी इस टाइम खातून की एज पता है ना उनके भाई की। अच्छा, देयर टोटल एज इज 64। हम इस सेंटेंस से एक इक्वेशन बना सकते हैं
कि x और y को मिला के कितने साल बनेंगे, 64, पहली इक्वेशन बन गई। अच्छा, एक और सवाल, अगला सेंटेंस सवाल ने हमें बताया उनका जो भाई है वो उनसे 8 साल छोटा है। अब यहां सोचने वाली बात है कि 8 कहां से माइनस होगा, x से के y से, तो दोबारा देखना पड़ेगा कि हमने x और y किसका नाम रखा है। x है मैडम, y है उनका भाई। तो अगर भाई 8 साल छोटा है तो x में से 8 माइनस करें कि y में से, कौन छोटा है, x के y? y छोटा है, तो y इज इक्वल टू x माइनस 8। y x में से 8 माइनस करोगे तो y के बराबर होगा। अक्सर लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर लोग इन चीजों को मिक्स कर देते हैं। y छोटा भाई है, x बड़ी बहन है। छोटे भाई बड़ी बहन में से 8 साल माइनस करेंगे तो वो छोटे भाई के बराबर होगा। आपस की बात है, हम इसे ऑपोजिट भी कर सकते थे। हम ऐसा भी कर सकते थे कि y जो छोटा भाई है, y प्लस 8 इज इक्वल टू x। ये -8 है ना, उधर जाके +8 हो जाता। तो इसे हम दो तरीके से देख सकते थे, एक आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एक आपको मैंने बता दिया। अच्छा, अब हम करें क्या, आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। ये 8 माइनस एक्स उठा के आप इसकी जगह पुट कर देंगे, x प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 64। फिर क्या होगा, इक्वेशन आगे सॉल्व हो जाएगी। चूंकि पहले ही दिन मैंने कैमरे वाले भाई से प्रॉमिस किया था कि मैं ज्यादा बोर्ड यूज नहीं करूंगा, इधर उधर नहीं मुड़ूंगा, इसलिए जो है वो मैं इस टाइम बोर्ड पे आपको लिख के नहीं दिखा रहा। लेकिन स्टिल आप लोग इससे आगे जबानी तो सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस वाई जहां आना था वहां हमने ये वाला चीज उठा के लिख दी ब्रैकेट में। कोई इस बात पे परेशान तो नहीं है x माइनस 8 उठ के कहां से आ गया। अच्छा, इससे अगला स्टेप क्या होना चाहिए, एक बड़ी बेसिक सी चीज बचपन में पढ़ी थी कि x को एक साथ रखो, जो बगैर x वाली, एक मिनट, बगैर x वाली चीजों का नाम क्या होता है, भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। शाबाश, आप लोग जाग रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। x और x को हमने ऐड कर दिया, हो जाएगा 2x, और ये -8 उधर जाके जब हम कॉन्स्टेंट्स के साथ इसे रखेंगे तो -8 उधर जाके +8 हो जाएगा। 64 + 8, 2x इज इक्वल टू 72। अब x के साथ 2 लगा हुआ है, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 72 का आधा करें 36। अब अगला सवाल, x इज इक्वल टू 36, x तो इनकी एज थी ना, तो अगर इनकी एज 36 है तो उनके भाई की एज क्या होगी, आगे लिखा है 28। कहां से लिखा, हमने कहा था कि 8 साल जो है वो छोटा है, तो 36 में से 8 निकालने पीछे रह जाएगा 28। अच्छा, साथ दिल की तसल्ली भी कर लेते हैं, सवाल ने हमें इक्वेशन बना के दी थी कि टोटल एज इज 64। जरा पता कीजिएगा 36 + 28 64 होता है। अगर होता है इसका मतलब हमने इक्वेशन सही सॉल्व कर लिया। आपस की बात है, इक्वेशन नहीं सॉल्व की, बुक पे ऑलरेडी सॉल्व हुई थी, लेकिन हमारे कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो रिफ्रेश हुए। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज x²। ठीक है, x x से मल्टीप्लाई हो जाता है तो इन दोनों की पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, x रेज़ टू पावर 1 और x रेज़ टू पावर 1 आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो मिलके बन गए x²। ठीक है, 3 टाइम्स दैट नंबर इज 3x। सिंपल सी बात है, x 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3x बन गया। द रिजल्ट इज 28। वंस अगेन, अब सवाल ने ये नहीं कहा कि इन्हें प्लस करो तो 28 आता है। अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि प्लस के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, वहां वर्ड रिजल्ट भी होता था। तो x² और 3x को ऐड किया जाए तो आगे आ जाएगा 28। अब x² वाली इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो तो हमें भूला हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम आपसे फिलहाल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें। हम बस ये समझना चाह रहे हैं कि यार इसकी इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनेगी। तो इससे अगला स्टेप क्या होगा, हमने एक साइड पे 0 कर दिया, 28 इधर आके माइनस हो गया, हमने बस एक इक्वेशन बना ली कि x² + 3x - 28 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब अगर आपसे एक सवाल पूछूं, इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, देखो सही, अब प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 96। दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होता था कि डिवाइड, मल्टीप्लाई, एंड देयर डिफरेंस इज 4। और आपके सामने पेयर्स गिवन है 196, 248, 332। अब सोच के बताना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा पेयर इसमें ऐसा है जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो 96 आता है, उनका आपस का डिफरेंस है 4। आई नो आंसर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, लेकिन एक दफा दिल की तसल्ली कर लेते हैं, क्या 96 में से 4 माइनस करो तो 1 आता है, ये नहीं हो सकता। 48 - 4 2 होता है, 38 - 4 होता होगा। यहां
पहली कंडीशन पूरी हो गई, 12 में से 4 माइनस करो 8 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर 96 आना चाहिए। 8 12 96 होता है। ओहो, हमें तो 8 का टेबल सिर्फ 10 तक आता है। कोई बात नहीं, ज़बानी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 8 10 80, 8 2 16, 80 प्लस 16 96। तो 96 आना चाहिए था, 96 आ रहा है। वो नंबर्स कौन से हैं, 8 एंड 12। और इसके साथ ही हमने चैप्टर 1 का यूनिट 1 की जो पढ़ाई वाली बातें थी वो कर भी लिया। अब आगे एमसीक्यूज है। अब पहले ही दिन मैं आपको एमसीक्यूज भी करवा दूं तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। आई नो अभी क्लास स्टार्ट हुई, सिर्फ जो है वो 45 मिनट्स हुए हैं, लेकिन चलें कोई नहीं, किसी को बताइएगा मत। आज जो है वो हम क्लास इधर ही एंड करते हैं, शॉर्ट एंड करते हैं। कल से जो है वो हमने एटलीस्ट घंटा जो है वो पढ़ना होगा। तो कैमरे वाले भाई आप फिलहाल एंड कर सकते हैं। तमाम ऑनलाइन वालों को अस्सलाम वालेकुम।